गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी यूनिट 1 का जो पोर्शन लेंगे उसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम आज एलिमेंट की हैं उनको स्टडी करेंगे। उसमें जो सबसे फर्स्ट जो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी ली है वो ली है एटॉमिक रेडियस। रेडियस के नाम से आप जानते हैं कि रेडियस बेसिकली किसी सर्किल के बाहर तक की जो डिस्टेंस होती है, उसके सेंटर से बाहर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस में भी कुछ इसी तरीके की बात होगी। मैं अगर इसे सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एटॉमिक रेडियस इज जनरली स्टेट एज बीइंग द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एन एटम्स न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम जनरल लैंग्वेज में एटॉमिक रेडियस कहेंगे। इन अ सिंपल टर्म इट कैन बी डिफाइंड एज something similar to the radius of a circle where the center of a circle is the nucleus and the outer edges of the circle is the outermost orbital of the electron। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि अगर मैं किसी सर्किल को बोलूं तो जो सर्किल के बाहर के तो मैं इसको एज बोलती हूँ, लेकिन मैं जब एटॉमिक रेडियस की बात करूँगी तो मैं बोलूँगी एज से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन से दूरी। और कहाँ तक की, वहाँ तो हम बोलते हैं सेंटर, और यहाँ बोलेंगे हम न्यूक्लियस तक की जो दूरी होती है इसे हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। एज यू बीइंग to move across or downward in periodic table tends mud that helps एक्सप्लेन एटॉमिक रेडियस। आपको जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में इधर लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। वो चेंजेस किस तरीके के होंगे इसे हम आगे देखेंगे। अगर हम एटॉमिक रेडियस को डायग्राम से दिखाएंगे तो कुछ इसी तरीके से मैंने बोला है। ये देखिए दो एटम हमने लिए हैं और दोनों एटम के जो सेंटर है उन सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके हाफ को आप रेडियस बोलेंगे। ये मैंने इसका हाफ कर दिया, मतलब मुझे रेडियस हर हाल में इसी की ही निकालनी है, इसी को रेडियस बोलेंगे। पर इसको मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि एटम लेते हैं और एटम के दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम हाफ कर देते हैं। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड देखना चाहूँ तो अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ तो वो डिक्रीज़ होती है, और अगर मैं बॉटम टू टॉप जा रही हूँ तो वो तो भी वो डिक्रीज़ होगी। दोनों ही कंडीशन में डिक्रीज़ होगी। आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो भी डिक्रीज़ हो रही है, आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो भी वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम हाइड्रोजन से लेके लास्ट अगर हम हाइड्रोजन नहीं अगर हम लिथियम से लेके लास्ट नोबल गैस एलिमेंट तक आएंगे तो वहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो डिक्रीज़ होती है। वो डिक्रीज़ इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो होता है न्यूक्लियस जो चार्ज होता है वो बढ़ता है, इसलिए उसकी डिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। लेकिन अगर हम टॉप से बॉटम तक आते हैं तो उस कंडीशन में हमारी इंक्रीज़ होगी। यहाँ मैंने बॉटम से टॉप लिया है। अगर आप टॉप से, ये टॉप है, इससे अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक ऑर्बिटल बढ़ता जाता है। अब हम दूसरी इसकी प्रॉपर्टी लेते हैं, वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी वो एनर्जी है जो किसी भी ऑर्बिटल के सबसे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको दूर तक ले जाने के लिए जो एनर्जी, या उसे कहूँ, मैं ऐसे कहूँ कि उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, एक्सप्लेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। आपने उसको निकाला एक एटम को, रिक्वायर इनफ एनर्जी टू ओवरकम द मैग्नेटिक पुल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस एटम और एन आयन। द आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ये पॉजिटिव इसलिए होगी क्योंकि कोई भी जो ऑर्बिटल होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद नहीं निकालेगा। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब हम एनर्जी देते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो आप समझ गए, एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट है उसे उसके न्यूक्लियस चार्ज से दूर ले जाने के लिए या उस न्यूक्लियस चार्ज से हटाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों तक हो सकती है। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, 2 निकाला तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, 3 निकाला तो
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। बट क्या होता है कि 3 निकालते निकालते जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और इतनी एनर्जी हम किसी एटम को दे नहीं पाते हैं। तो बहुत कम ही ऐसी होते हैं एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कि हम थर्ड या फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी तक यूज़ करते हैं। इसके बाद के अगर हम मैं कहूँ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज द रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सेकेंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर हम देखें तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उसको हम उसी हिसाब से आयनाइजेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक बोलते जाएंगे। इसका पीरियोडिक ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो हम देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर ये इंक्रीज़ होती है, मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल उसी तरीके से है। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इस कंडीशन में भी जो यहाँ पर एलिमेंट होंगे उनमें जो न्यूक्लियस चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर इतना ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज होगा तो डेफिनेटली जो वो बाहर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो उस न्यूक्लियस चार्ज से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इतनी एनर्जी हम नहीं दे पाते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत हाई आती है। जबकि अगर हम इधर से इधर टॉप टू नीचे बॉटम तक आएंगे उस कंडीशन में एक ऑर्बिटल हमारा s बढ़ता जाता है। अगर आपको याद हो तो हम ऊपर हाइड्रोजन से 1s स्टार्ट करते हैं, फिर 2s आता है सेकंड में, फिर 3s और नीचे आते आते तक हमारा 7s ऑर्बिटल आ जाता है। तो जो 7s ऑर्बिटल आता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि वो न्यूक्लियस की अप्रोच से बहुत दूर होता है। और अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ, दोनों को डिक्रीज़ बोलना है, तो इधर से लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ हो रही है, बॉटम टू टॉप जाने पे भी इंक्रीज़ हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसके नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है, सिंपल वर्ड्स में वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ एन एटम टू कम्पीट फॉर इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड। वो उसको बॉन्ड को कम्पीट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर लेने में कॉम्पिटिशन चल रहा है दो उन एटम्स के बीच में। द हायर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी द ग्रेटर इट्स एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ले जा सकता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज रिलेटेड विद द आयनाइजेशन एनर्जी and electron affinity. Electrons with a low ionization energy have low electronegativity because their nuclei do not exert a strong attractive force of electron. जिस किसी की भी लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, मतलब जो लो आयनाइजेशन एनर्जी है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को इजीली दे रहा है, मतलब वो इजीली वहाँ से हम थोड़ी सी एनर्जी देके भी उस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लो ही होगी क्योंकि जो निकाल रहा है वो अपनी तरफ खींच तो सकता ही नहीं है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी लो आती है। Elements with high ionization energy have high electronegativity due to strong pull exerted by the positive nucleus on the negative electrons. जिसकी भी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर उसको मैंने ज़्यादा बोला है, इसका मतलब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो डेफिनेटली मेरे न्यूक्लियस के पास बहुत पावर है कि उसने इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा हुआ है। अगर इसने इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा हुआ है तो इससे बनने वाले किसी बॉन्ड से भी वो इजीली खींच सकता है क्योंकि इसके न्यूक्लियस के पास पावर है। तो ऐसी कंडीशन में मेरी आयनाइजेशन एनर्जी भी मैंने हाई बोली है और मेरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आएगी वो हाई आएगी। वो इसलिए हाई आएगी क्योंकि उस न्यूक्लियस के पास पावर होती है कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी खींच सके। देयरफॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का होगा सेम वही ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी होगा। अगर इधर से इधर जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही थी तो इधर से लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। और सेम वही कंडीशन अगर मेरी नीचे से ऊपर जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही थी तो मेरी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज होगी। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी चेंज दैट अकर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम। हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो किसी एक गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी थी, जबकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन, उसकी गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद दी जाने वाली निकलने वाली एनर्जी होती है। वहाँ हम एनर्जी दे रहे थे, लेकिन यहाँ हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ जो एनर्जी होती है वो निकल रही है। दोनों बातों में फ़र्क है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है तो न्यूक्लियस के पास पावर होती है इतनी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो वो अगर उसके पास है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और इस कंडीशन में जो एनर्जी निकलती है वो उसकी स्टेबिलिटी एनर्जी की वजह से निकलती है, क्योंकि अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो डेफिनेटली वो स्टेबल हो रहा होगा, तो हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए हम इससे कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। जबकि अगर हम किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, इसलिए आयनाइजेशन जो एनर्जी आती है वो पॉजिटिव आती है। अब आप इसको आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन फर्दर बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंजेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ गैसियस एटम। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव तो तब होगी जब कोई भी न्यूक्लियस खुद ही एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। लेकिन अगर वो खुद नहीं ले रहा है, उसके बाद हम जोड़ रहे हैं, मतलब जब उसकी सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद वो जो एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब मैं एक नेगेटिव में दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को डालूंगी तो डेफिनेटली वहाँ रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए उसकी वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव आती है। द ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू द मोर इज द स्टेबल एनायन। ये मैंने आपको पहले भी बोला, अगर उसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो डेफिनेटली वो वहाँ स्टेबिलिटी को अटेन कर रहा है, इसीलिए ही उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो आप ये देख लीजिए, जितनी ज़्यादा उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। इसका भी जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो ऐसा ही होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे ये डिक्रीज़ होती है, बॉटम टू टॉप जाने पर भी ये डिक्रीज़ होती है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अपोजिट होती है। ये इसलिए हम हो रही है बिकॉज बिकम मोर नेगेटिव। इधर से इधर अगर हम जा रहे हैं तो ये मोर नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी इधर वालों की, अगर इसका मतलब ये है उनकी नेगेटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है मेटेलिक कैरेक्टर की। ये हमारी आज के लेक्चर की लास्ट प्रॉपर्टी है। द मेटेलिक कैरेक्टर इज़ यूज, बेसिकली जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो होता है जो भी एटम जो होगा जितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे वो उतना ही अच्छा मेटल कहलाएगा इन जनरल टर्म्स में। अब आप देखिए इसको, द मेटेलिक कैरेक्टर इज़ यूज टू डिफाइन एज द केमिकल प्रॉपर्टीज़ दैट मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट। उसकी जो मेटेलिक, उसमें जो अगर कोई मेटेलिक कैरेक्टर है तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो उसमें सब प्रेजेंट होंगी। जनरली मेटल टेंड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए कैटायन। यही मैंने आपको कहा, अगर मुझे ये चेक करना है कि वो कितना अच्छा मेटल है जनरल टर्म्स में, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि वो कितनी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। अगर वो लूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा मेटल है। नॉन मेटल टेंड टू गेन ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए एनायन। नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और एनायंस को बनाते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव ए हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देयरफॉर दे आर इजीली ऑक्सीडाइज एंड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, जिनकी हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होंगी और इजीली ऑक्सीडाइज होंगे, ये सब होते हैं नॉन मेटल्स। और जो आपके मेटल्स होंगे, जो मेटल्स ऑल्सो फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। द मोर बेसिक ऑक्साइड्स द हायर मेटलिक कैरेक्टर। जितना मोर वो बेसिक होगा उतना ही मोर वो मेटलिक कैरेक्टर होगा। आपको इतना सब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ये याद करें कि जो भी
आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को देके एक कैटायन को बनाता है, वो सबसे अच्छा मेटल है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी यही है। अगर मैं इसको भी देखूं तो मैं इधर से इधर जाऊंगी तो डिक्रीज हो, वैल्यू डिक्रीज। आपको याद होगा आयनाइजेशन एनर्जी भी इधर से इधर जाने पर डिक्रीज हो रही थी, मतलब इधर लेफ्ट टू राइट जाने पे मुझे बहुत मुश्किल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर मिल पा रहा था। तो इसका मतलब है कि मेरे जो जनरली मेटल्स हैं वो सब इधर ही होने चाहिए पीरियोडिक टेबल के में। जो S1s और जो 2s के जो ऑर्बिटल्स हैं वो मेरे अच्छे मेटल्स होने चाहिए, और जो इधर का जो पोर्शन है जो मेरा नाइट्रोजन गैसेस वाला है, हीलियम नोबल गैसेस वाला है, उससे पहले क्लोरीन जो कार्बन, उसके बाद बोरोन, ये वाला जो पोर्शन है मेरा वो उतना अच्छा मेटल नहीं है। जबकि यहाँ पर सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम जितने भी हैं वो सब मेटल हैं। अब आप इन जनरल भी याद कीजिए, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, ये सब जितने भी हैं सब मेटल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। तो आप पहली प्रॉपर्टी ये याद कीजिए, बाद वाली आपको नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग चैप्टर्स में याद हो जाएगी। अब अगर मैं इसकी समरी बनाना चाहूँ तो ये मैंने चार्ट दिया है, जिसे कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से मैंने डिफ़ाइन किया है। इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ लगभग आ गई हैं और सबको मैंने डिफ़ाइन किया है कि कौन कहाँ जाने पे इंक्रीज़ हो रहा है, कौन कहाँ जाने पे डिक्रीज़ हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।